राधे गाइस, दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑन द चैप्टर ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि टोटल दिस ये सभी जो कंटेंट है 16 टॉपिक्स इस सभी को कवर करेंगे। इतने सारे टॉपिक्स एक लेक्चर में कवर करना इट्स नॉट पॉसिबल। सो हमने क्या किया था कि देखा था कि हम सीरीज ऑफ वीडियोज अपलोड करेंगे, बनाएंगे और इसमें हर एक टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों फर्स्ट वीडियो हमने देखा था इंट्रोडक्शन कि वेक्टर्स क्या होते हैं, कहाँ से आए हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें पार्ट्स दिए, मतलब मेजर रोल प्ले किए हुए थे, जैसे कि वेक्टर्स इतने एग्जिस्टेंस और इतना आगे तक बढ़ पाया। फिर वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत सारे टाइप्स के वेक्टर्स को देखा हुआ था। बट इसके आगे हम नहीं देखे थे, तो इस लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 and 3 डायमेंशनल सिस्टम। सो लेट्स बिगिन। लेट मी, ये सभी PDF है। आपको अगर PDF की रिक्वायरमेंट है तो यू मे गेट PDF, यू मे कमेंट अबाउट द टॉप PDF कि अगर आपको PDF चाहिए तो दे दूंगा, मैं इनका एक लिंक बनाऊंगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे। बट आई विल सजेस्ट दैट कि PDF इट्स ओके, टेक फॉर द रिवीजन, बट आप नोट्स बनाते जाओ, है ना, पॉज करो, नोट्स बनाओ एंड देन जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस उतना। ओके ऐसा नहीं कि डिट्टो पूरा कॉपी करने स्टार्ट करे, दैट्स तब तो फिर PDF ही रख लो भाई, बट नोट्स बना लोगे तो इट्स बेस्ट फॉर यू। बाय द वे मूव फर्दर, एक इसको फैक्ट के तौर पे ले लीजिए आप कि अगर कोई वेक्टर आर है, तो उसको दो वेक्टर्स, अभी हम लीनियर रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स इन 2 डायमेंशनल क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो 2 डायमेंशनल अगर हम देखेंगे तो इसको एक फैक्ट के तौर पे लेंगे कि जो कोई वेक्टर अगर आर है तो उसको हम दो यूनिट वेक्टर के लीनियर कम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, कैसे करेंगे, अभी हम देखेंगे। बट कंडीशन इज दैट अगर कोई आर है तो उसको लीनियर कम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स, टू यूनिट वेक्टर्स, जैसे कि मान लो कि अगर 2+3 था तो ये जो एडिशन सम कर रहे थे इसे बोलते हैं लीनियर कम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, लीनियर कम्बिनेशन। तो इसी तरह से कोई भी अगर वेक्टर है उसको हम लीनियर कम्बिनेशन में क्या कर सकते हैं, एलोबर एक्सप्लेन, मतलब उसको लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे सर, तो यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, ये देखो। क्या कहते हैं, अगर हम दो डायमेंशन के बारे में बात करेंगे तो कार्टेशियन सिस्टम हम दो प्लेन लेंगे एक्स वाई, है ना, और 3 डायमेंशन में आगे जब हम बात करेंगे उसमें 3 प्लेन ले लेंगे। तो एक्स वाई दो प्लेन है और मान लो कि यहाँ पे एक कोई पॉइंट है P, यहाँ पे एक वाई आएगा। तो अगर हम देखेंगे तो P तक अगर हमको जाना है यहाँ से यहाँ तक तो O से P डायरेक्ट चला जाएंगे, या फिर अगर O से P पे जाना है, हमको P पे जाना है तो हम ये बोलेंगे कि भाई X डायरेक्शन में X डिस्टेंस चलो, है ना, और फिर यहाँ X डिस्टेंस चलने के बाद फिर Y डायरेक्शन में क्या करो, Y डिस्टेंस चलो। अगर आप चलोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, P पे पहुँच जाओगे। तो अगर इसको हम लिखते हैं कैसे, तो एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ एक्स डायरेक्शन, वाई एक्सिस की तरफ वाई डायरेक्शन चलते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई, इसे हम लोग पोजीशन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पोजीशन। तो इसी को क्या बोल, यहाँ से क्या आ गया नाम इसका, पोजीशन वेक्टर। क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। और ये जो O है, O से लेके P तक अगर डायरेक्ट लाइन बना दी तो इसे बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। इसे क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। तो बताओ अगर हमको P तक जाना है तो हम क्या लिख सकते हैं, P तक जाना है तो हम R भी लिख सकते हैं। ये जो O से P तक R है वो किसके बराबर होगा, X, किधर जा रहे हैं, X एक्सिस की तरफ, जिसको हम आई कैप लिख सकते हैं, X आई कैप। X डिस्टेंस अगर हम X डायरेक्ट एक्सिस की तरफ चलेंगे तो एक्स आई कैप लिखेंगे, प्लस फिर Y एक्सिस जाएंगे जे वाई एक्सिस की तरफ, और वाई एक्सिस को हम लोग जे कैप से डिनोट करते हैं, फर्स्ट लेक्चर में देखे थे। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। कीप इन द माइंड हम डिस्टेंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि ये जो 0 to P है R, ये डिस्टेंस इस दोनों के सम के बराबर होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। इसके पोजीशन को हम रिलेट कर रहे हैं कि जो R जो पोजीशन बता रहा है वो यही पोजीशन बता रहा है, दोनों पोजीशन क्या है, इक्वल है। तो R वेक्टर को हम दो क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर के का लीनियर कम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर दिए कि नहीं कर दिए, इसे ही कहते हैं रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन। अब देखो ये जो R बराबर एक्स कॉमा वाई लिखे हैं तो देखोगे कि ये जो x है और ये y है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मैं इसको इरेज करता हूँ, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये जो है ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। ये जो आर वेक्टर है ना, जिसे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर बोले हैं, ये इसके अगर दो कंपोनेंट देखेंगे तो एक ये कंपोनेंट होगा, एक ये कंपोनेंट होगा। अगर इस यहाँ से एक हम लाइन ड्रॉ करें तो जितना बड़ा ये, जितना हाइट ये होगा वो यही इसी को डिनोट कर रहा है, ये दोनों तो पैरेलल वेक्टर ही अगर हो जाएगा। तो अगर ये और ये अगर बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। ये जो हमारा पी बीच में पी वेक्टर है, इसके ये और ये क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट हो जाएंगे।
सॉरी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये जो x हमने लिखा था और ये जो y लिखा था हमने, ये क्या हो जाएंगे कंपोनेंट ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स। इसे हम लोग क्या बोल देंगे कंपोनेंट्स ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स। द स्केलर x1 आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ r, ये जो r रिजल्टेंट वेक्टर है, इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये जो x और y है हम लोग इसको क्या बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ रिजॉल्व पार्ट, मीन्स x एक्सिस में हम x डायरेक्शन गए और y एक्सिस में y डायरेक्शन गए, दैट्स इट। अब देखो अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे, अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे इसकी ये जो हमारा ये पोजीशन वेक्टर, इसका वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इट्स इजी टू कैलकुलेट वैल्यू बिकॉज ऑफ देखो x डिस्टेंस इतना इधर चले हैं, y डिस्टेंस क्या चले हैं इतना चले हैं, ये y डिस्टेंस है और ये क्या है x डिस्टेंस है। हम r का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं। नोट इट, ये हम पोजीशन को इक्वेट किए थे कि जो p पोजीशन है जो r बता रहा है वही पोजीशन ये भी बता रहा है, इसलिए दोनों इक्वेट हो गया था। बट हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो r बराबर कैसे डिस्टेंस निकलेगा, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और ये राइट एंगल है, ये क्या है राइट एंगल, राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से ही जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेस्ट टू साइड्स। अब देखो तो मीन्स इसको हम लिखेंगे क्या एर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी सो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो है ये इसको हम आर वेक्टर ले लेते हैं और ये आर वेक्टर का क्या होगा मैग्नीट्यूड होगा, ये आर वेक्टर का क्या होगा मैग्नीट्यूड, मीन्स ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, गॉट इट, और ये आर वेक्टर है, गॉट इट। अगर हम देखेंगे कि भाई ये जो हमारा आर वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर है ये एक्स एक्सिस से कितना उठा हुआ है, ये एक्स एक्सिस से कितना उठा हुआ है, इसको मान लेते हैं थीटा एंगल से उठा हुआ है। तो ये थीटा बराबर क्या होगा, तो देखो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो 90 डिग्री है इस 90 डिग्री के सामने वाले को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, जो एंगल कंसीडर करते हैं उसके सामने वाले को पी बोलते हैं पर मीन्स परपेंडिकुलर, और रेस्ट वाला जो साइड बचा उसे क्या बोलते हैं बी बोलते हैं। और tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है p बटा बी, और यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स p बाय बी, ओके। अब देखो ये जो p है इसी को हम लोग y माने थे क्योंकि ये p डिस्टेंस जो है ये y के बराबर है, और ये जो b है ये कितना डिस्टेंस के बराबर है x के बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाय वाई। देखो हम ये निकाल लें यहाँ से, सॉरी y बाय x होगा क्योंकि p बाय b है ना, तो y बाय x होगा y बाय x। तो ये जो हमारा है ये किसके बराबर हो गया हमारा, ये हम यहाँ से हम निकाले कि एक्स एक्सिस से हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कितना उठा हुआ है। तो हमने देखा कि रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन जो है वेक्टर 2 डायमेंशन वो क्या होते हैं, उसके बारे में हम उसका हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया और उसका एंगल भी हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। ऑल थिंग्स मेंशन आर मेंशन हियर, ओके। नो अब 3 डायमेंशन की बात होती है तो आप इसका नोट या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि हमको ब्लैंक स्पेस चाहिए, और ब्लैंक स्पेस के लिए हम ये सब चीज़ डिलीट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हम ब्लैंक स्पेस रखे हैं तो और भी टॉपिक्स हम यही एक्सप्लेन करेंगे। अब हम चलते हैं 3 डायमेंशन पे। अब देखो जैसे 2 डायमेंशन में था उसी तरह से क्या कर सकते हैं, क्या है 3 डायमेंशन में भी है। अगर कोई मान लो पॉइंट P है, मैं इस पॉइंट इसको हटा दे रहा हूँ, इसको हम यहाँ लेके चल रहे हैं बिकॉज ऑफ इसका काम है, ओके हम यहाँ लेके चले गए। हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं फिर उसको हम उसका हम यूज़ करेंगे। अगर मान लो कोई यहाँ पे P पॉइंट है, ये 3 डायमेंशन है, ये x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस है, यहाँ पे कोई P पॉइंट है, अब मान लो कोई P क्या है P पॉइंट है, तो इसको मैं वहाँ से देखते हैं, इसी में देखते हैं ताकि हम कलर चेंज कर लें इसका ताकि बेस्ट हो, ब्लू ले लेते हैं। मान लो ये है हमारा कोई पॉइंट है, ये हमारा x एक्सिस हुआ, ये हमारा y एक्सिस हुआ, और ये कौन सा एक्सिस हुआ, सॉरी ये हमारा z एक्सिस हुआ। अब देखो यहाँ से हमारा पॉइंट है तो ये हमारा ओरिजिन से डिस्टेंस हो गया, इसे हम लोग क्या बोले थे रिजल्टेंट वेक्टर आर कैप। तो देखो इसका अगर हम यहाँ पे ये करते हैं, अगर हम देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर, हमने अगर वहाँ पे 2D था तो इसीलिए 2 डायमेंशन में एक्स और वाई को देखे थे, लेकिन यहाँ पे 3 डायमेंशन है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप।
मीन्स जैसे कि हमने देखा था कि उसमें लीनियर हमने देखा क्या था कि लीनियर कम्बिनेशन था दो यूनिट वेक्टर का, क्योंकि यहाँ पे दो डायमेंशन लिए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीनियर कम्बिनेशन होगा थ्री वेक्टर, क्योंकि वहाँ पे थ्री डायमेंशन है। गॉट इट। सो आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और ये जो आर बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप लिए हैं, इसे बोलते हैं राइट एंगल कंपोनेंट ऑफ आर। जैसे ऊपर एक्स वाई को क्या बोले थे, राइट परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल कंपोनेंट ऑफ आर। ओके, अब देखो ये जो एक्स वाई जेड है ये कैसे आया, इस चीज को नोटिस देखते हैं हम। अगर हमको इस पॉइंट एरिया इरेजर ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये। अब जैसे देखो कि हमारा क्या है ना, अगर हम इस पॉइंट पी पे जाना चाह रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे भाई, देखो एक्स एक्सिस में जाओ इतना दूर, एक्सिस में क्या चलो इतना दूर चलो, वाई एक्सिस में इतना दूर चलो, और फिर क्या करो जेड एक्सिस में इतना दूर चलो। तो क्या आप चले जाओगे, नहीं चले जाओगे उस पॉइंट पे, ऑब्वियसली चले जाएंगे। तो हम देखो एक्स एक्सिस में कितना दूर गए मान लेते हैं एक्स कैप, वाई एक्सिस की तरफ कितना गए वाई, सॉरी इसको जेड माने, सॉरी इसको क्या माने जेड। तो जेड एक्सिस की तरफ कितना चले जेड, और वाई एक्सिस की तरफ कितना चले वाई। तो हम एक्स एक्सिस की तरफ चले तो एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, आई कैप इस डायरेक्शन को बताते हैं, इसे के कैप दिखाते हैं, और इसे किससे दिखाते हैं, जे कैप से। तो अगर देखो हम इसको अगर दिखाना चाहेंगे इसके पोजीशन को, तो डायरेक्ट ओरिजिन से हम क्या दिखा सकते हैं, ओ से पी, तो ओ से पी को हम आर बोल देंगे। या फिर दूसरे वे में अगर इसके पोजीशन को बताएंगे तो एक्स आई कैप मतलब एक्स डिस्टेंस आई कैप में चलना है, फिर यहाँ से वाई जे कैप मतलब सॉरी ये जेड कैप हो गया, तो हम ये भी लिख सकते हैं जेड के कैप। पहले एडिशन कम्युनिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो जेड को हम पहले भी लिख सकते हैं बाद में लिख सकते हैं। तो जेड के कैप, बिकॉज जेड में कितना डिस्टेंस चलेंगे, जेड डिस्टेंस चलेंगे किस डायरेक्शन में, जेड एक्सिस की, इसलिए के कैप हो गया। फिर यहाँ से हम वाई एक्सिस पे लेंगे वाई डिस्टेंस, इसलिए वाई जे कैप। इस दोनों को जोड़ के हम ये डायरेक्ट हो गया। अगर हमको यहाँ पे आर निकालना है, जैसे हम लोग वहाँ पे आर का रिजल्टेंट वेक्टर निकाले हुए थे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, अगर ये मान लो इसको आर वेक्टर है, इसका हम ये वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। अब कलर चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, तो रिजल्टेंट आर जो निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अगर देखोगे तो अगर यहाँ से एक लाइन हम यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, दिस लाइन, मैं इसको अलग कलर में ले लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, लेट्स टू इट ब्लैक। ओके, अब देखो अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, और फिर यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये एक राइट एंगल ट्रेंगल बन जाएगा। और ये राइट एंगल ट्रेंगल आएगा तो हमको ये अगर पता चल जाए, ये पता चल जाए तो हम ये निकाल लेंगे, है ना। अब क्या है, ये कितना होगा, तो देखो ये x है और ये क्या है z है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है, ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर। तो ये अब देखो जितना ये x है उतना ही बड़ा ये x है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों साइड बराबर होगा, तो ये x तो ये भी x, और ये कितना है हमारा z, क्योंकि ये z तो ये भी z, तो एक राइट एंगल ट्रेंगल बन गया ये। तो ये जो है हमारा ये वाला लाइन, ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा क्या है y। तो अब देखो इसको हम पूरा राइट एंगल ट्रेंगल मान लेंगे, हमको ये r निकालना है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर तो y स्क्वायर, प्लस अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो r बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर, अगर प्रॉपर में लिखेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, अब देखो यही हो गया हमारा। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड भी कुछ ऐसे ही या फिर इसको ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, तो ये हमारा क्या निकल गया, मैग्नीट्यूड। गॉट इट। तो यही है r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो कि ये जो है हमारा, लेकिन पहले हमने क्या देखा था कि जब हमने टू डायमेंशन में कार्टेशियन सिस्टम को देखा था कि थीटा एंगल से जा रहा था, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या है कि अगर हम यहाँ से देखोगे तो x से भी कुछ डिस्टेंस बन रहा है, z से भी कुछ डिस्टेंस बन रहा है, और y से भी कुछ डिस्टेंस बन रहा है, सॉरी एंगल बन रहा है। तो ये तीन एंगल यहाँ पे क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। मैग्नीट्यूड का तो हमने देख लिया,
लेकिन अब एंगल की बात करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे भी एंगल निकाला हुआ था, ये थीटा एंगल, तो यहाँ पे भी एंगल निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे कितने एंगल हैं, एक्सिस से तीनों एंगल बन रहे हैं। ये क्या हो जाए, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। यहाँ पे भी बोलोगे अब सर कि यहाँ से दो एंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये, तो इसका कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये एंगल अगर थीटा निकल गया तो ये 90 डिग्री माइनस क्या होगा, थीटा, और फॉर्मूला लगा के आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। बट ये ऐसा नहीं निकलेगा। तो हमने क्या किया, इस तीनों एंगल को निकालते हैं तो उसे बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ये जो तीनों निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। अब देखो कि इसको हम कैसे ये कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आपका ये एंगल निकालना है थीटा, तो थीटा बराबर थीटा निकालना है। ओके, हाँ। लेकिन थोड़ा सा अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमने यहाँ पे क्या किया था, टेन थीटा का यूज किया था। इसके यहाँ पे क्या किया था, टेन थीटा, फॉर आवर कन्वेनियंस वाई बाय एक्स कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम टेन थीटा लेंगे तो फिर हमको यहाँ से एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करना पड़ेगा, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, वही होगा, क्या होगा, वही। फिर थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी हमको, क्योंकि ये थीटा बराबर टेन, फिर ये डिस्टेंस क्या करना होगा, हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। दैट्स नॉट वेल एंड गुड। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, परपेंडिकुलर अगर मान लो ड्रॉ किए तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, सॉरी, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल मान ली, हमको ये साइड पता नहीं, क्योंकि कैलकुलेट करेंगे नहीं। ये हमारा एंगल थीटा है, ये एक्स के साथ थीटा है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर, सॉरी, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, एच, तो बी बाय एच। देखो यहाँ पे अगर हम सब में थीटा थीटा लेंगे तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो अपने कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, सभी थीटा का नाम रख देते हैं। सभी थीटा क्या नाम रख देते हैं, इस थीटा को बोल देते हैं अल्फ़ा, इस थीटा क्या बोल देते हैं, अल्फ़ा। एक रुको मैं फिर से क्लियर फोटो बनाता हूँ, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी। हमने बहुत सारी चीज़ समझ गया और एक ही चीज़ को हम बार बार रटेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट विल अंडरस्टैंड इन द बेटर वे, कीप पेशेंस। ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस। ओके, अब देखो हम यहाँ से एक लाइन ये मिलाए हुए थे, ये हमारा था रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या था, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर निकाले थे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आर था, और हमने यहाँ से एक मिलाया हुआ था इस लाइन को, है ना, और हमने यहाँ से एक मिला हुआ था। ठीक है, अब मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ। अब देखो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर था आर, ये हम एक्स कैप डिस्टेंस चले थे, यहाँ एक्स डिस्टेंस चले थे, यहाँ से हम क्या कर चले थे, यहाँ से हमने वाई डिस्टेंस चला था, और ये हमने क्या डिस्टेंस चला था, जेड एक्स डिस्टेंस चला था, है ना। तो अगर हम देखो वाई डैश जेड क्यों लिया, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारा बराबर होगा, तो ये इसीलिए ये अगर वाई डिस्टेंस चले तो ये भी वाई होगा, और ये जेड डिस्टेंस है तो ये भी कितना होगा, जेड डिस्टेंस। हम देखे हुए थे कि इस पॉइंट पी तक जाने के लिए हम एक्स एक्सिस की तरफ एक्स डिस्टेंस, वाई एक्सिस की तरफ वाई ये जेड एक्सिस की तरफ सॉरी, तो ये जेड एक्सिस की तरफ जेड एक्सिस ले, तो जेड एक्सिस की तरफ जेड डिस्टेंस और वाई एक्सिस की तरफ वाई डिस्टेंस चले, तो हमको ये पॉइंट पी मिल गया। तो हमको क्या निकालना है, ये एंगल निकालना है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ ये रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल निकालना है। तो अगर मैं थीटा लूँगा तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, तो इसको ले लेते हैं अल्फा। वाई एक्सिस के साथ ये एंगल लूँगा तो इसको ले लिया बीटा, और जेड एक्सिस के साथ ये जो एंगल लिया इसको ले लिया गामा, ताकि दिक्कतें ना हो। यहाँ पे तो एक ही एंगल था। तो इसी अब देखो यहाँ पे अगर मैं कॉस यहाँ पे अल्फा एंगल निकालूंगा तो ये हमारा एक साइड ये हो गया, एक रिजल्टेंट वेक्टर ये हो गया, और हमको यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके मिलाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, टेन थीटा निकाला हुआ था, लेकिन यहाँ पे हम टेन थीटा निकालेंगे तो फिर हमको ये डायरेक्शन चाहिए और ये चाहिए। तो इससे बेस्ट है कि हम कॉस थीटा निकालते हैं। तो कॉस अल्फा निकालेंगे तो कैसे बेस्ट हुआ सर, देखो ये हमको पता ही है आर बराबर, और हमको ये पता ही है, तो ये पी होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री अगर होगा तो इसके सामने वाला ये हाइपोटेनस होगा, ये क्या हो गया हाइपोटेनस, और ये क्या हो जाएगा बेस। तो कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, पी बाय एच। तो पी हमको पता है, ये परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर सॉरी बेस, पी साइन होता है, साइन में भी पी होता है, कॉस में बी होता है, कॉस में क्या होता है बी, तो बी बाय एच। तो ये बेस हो गया, एक्स हो गया, और एच हमारा क्या हो गया ये, तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बी बाय एच। तो इसीलिए इसमें कॉस जो निकालते हैं ना, कॉस एंगल निकालने के लिए हम इसको कॉस का यूज़ करते हैं, इसीलिए बोलते हैं इसको डायरेक्शन कोसाइन। इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। और हमको तीनों एक्सिस से निकालना है, तो डायरेक्शन कोसाइन कितने हो जाएंगे, 3। तो डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस को हम एल बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन अलोंग वाई एक्सिस को एम बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन अलोंग जेड एक्सिस को एन बोलते हैं सॉरी। तो अब यहाँ से कॉस अल्फा निकालेंगे, तो कॉस अल्फा बराबर क्या होता है बी बाय एच। तो यहाँ पे बी क्या है भाई, ये कितना है एक्स, तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बी बाय एच, यहाँ पे कितना है आर, क्या हो जाएगा आर।
तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे कितना है x और r कितना है, अभी हम जस्ट यहाँ से कैलकुलेट किए हुए हैं r यहाँ से कैलकुलेट किए थे, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है कि नहीं है। यहाँ से आर स्क्वायर बराबर निकाला था तो आर बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर, ये निकाले हुए थे। अब वहीं पे अगर कॉस बीटा भी बोलेगा हमको निकालने के लिए तो कॉस बीटा, अब देखो कॉस बीटा वाई एक्सिस की तरफ है, ये एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ ड्रॉ किया, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनस हो गया, हमको ये पता नहीं है, ये हमको एंगल बीटा निकालना है और ये हमारा वाई है, तो कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो बी बाय एच, तो क्या हो जाएगा बी यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई बाय एच कितना हो जाएगा ये आर, तो क्या हो जाएगा वाई बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस बीटा। उसी तरह से कॉस गामा हम निकाल लेंगे और डायरेक्शन कोसाइन हमको ये मिल जाएगा। गॉट इट, कोई दिक्कत तो यहाँ पे नहीं है, आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। यहाँ से अगर एक चीज़ देखोगे तो अगर हम कॉस अल्फा को ही हम एल बोलते हैं, कॉस बीटा को ही एम बोलते हैं, कॉस गामा को ही एन बोलते हैं। देखो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ आर लिखा है, यहाँ पे भी मॉडुलस ऑफ आर, यहाँ पे भी मॉडुलस ऑफ आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस अल्फा ये सब चीज़ हम समझ गए पूरा क्लियर वे में, कैसे आया कहाँ से आया। अगर देखो अगर हम एल स्क्वायर निकालते हैं तो एल स्क्वायर निकालेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय, और ये इसका भी स्क्वायर होगा तो रूट अंडर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर हम एम स्क्वायर बराबर निकालते हैं तो एम स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा वाई का स्क्वायर हो जाएगा बाय, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट अंडर हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। और एन स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। अब देखो अगर मैं सबको जोड़ दूं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अगर निकालूं तो बताओ ये तीनों का एलसीएम सेम ही है, बेस एलसीएम सेम ही होगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये से ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर, फिर ये से ये कट जाएगा तो ऊपर बचेगा वाई स्क्वायर, अब प्लस फिर ये से ये कट जाएगा तो जेड स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, ये क्योंकि ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ से यही पॉइंट आपको निकल के आता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1। तो ये था हमारा 3 डायमेंशनल में रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये था 2 डायमेंशनल में। आई होप आपको ये क्लियर हो गई है। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसको हम बना लेते हैं, सॉल्यूशन को नहीं देखना भाई, थोड़ा सॉल्यूशन को एक काम करता हूँ मैं, सॉल्यूशन हटा ही दूँ मैं, है ना, शायद आप लोग देख ली हो यही हम हटा रहे हैं, बट मैं नहीं देखा हूँ उसे, मुझे नहीं पता है, आप लोग देखे होंगे। आप थोड़ा सा आंख बंद कर लो तब तक जब तक मैं इसको ये कर रहा हूँ। ओके, अब देखो सॉल्यूशन हमने हटा दिया। अब क्या है 3 क्वेश्चन हम लिए थे, तीनों क्वेश्चन को हम देखते हैं। और रेड पेन ले लेते हैं, चलो। अब क्या है दिया है, इफ इस सबको हटा लेते हैं ना, हाँ अब देखो अब दिया है इफ ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर्स, मतलब नॉन जीरो वेक्टर्स है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है 0 से ज़्यादा है, ऑफ मॉडुलस ए, अगर इसका मॉडुलस ए वेक्टर है, जैसे मान लो ए वेक्टर है तो इसका अगर मॉडुलस लेंगे तो क्या बराबर है ए के बराबर है, एंड एम इज नॉन जीरो स्केलर, और एम क्या है नॉन जीरो स्केलर है, मतलब इसका वैल्यू 2 3 4 5 है, 0 नहीं है। देन एम ए इज अ यूनिट वेक्टर, एम ए इज अ यूनिट वेक्टर, अगर एम ए यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। ओके, तो कह रहा है कि एम बराबर प्लस माइनस 1। तो अब देखो m एक स्केलर क्वांटिटी है तो a बराबर मान लेते हैं कि कोई ले लेते हैं कि 5 i कैप है, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। अगर हम m का मान +1 ले लेते हैं तो m a बराबर क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 i कैप, या फिर m a लेंगे और ये -1 लेंगे तो -5 i कैप। हमको तो भाई मैग्नीट्यूड यहाँ पे 5 आ रहा है, हमको मैग्नीट्यूड क्या चाहिए 1 चाहिए। अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ एम ए ले लेता हूँ, मैग्नीट्यूड ए को m को क्या ले लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a के बराबर, ये जो m लिए हैं वो किसके बराबर ले लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a के बराबर, तो एम ए बराबर क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a और a, तो और स्क्वायर ही हो जाएगा इसका। अगर मान लो इसका भी 5 है और ये भी 5 है तो 5 5 25 हो जाएगा, हमको तो 1 चाहिए। नेक्स्ट लेते हैं m बराबर 1/, ये सही होगा, कैसे देखो ये। अब देखो अगर हम एम ए निकालेंगे तो m बराबर क्या होगा 1/ मॉडुलस ऑफ a, है ना। अब देखो मॉडुलस ऑफ a है तो ये क्या है, और a निकालेंगे तो a कैप हो गया, तो
ए वेक्टर हो गया। तो एम ए क्या कह रहा था, यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि ए वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ ए, ये तो यूनिट वेक्टर था जब हमने पढ़ा था, क्योंकि जब उसके वेक्टर को और उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देते तो यूनिट वेक्टर मिलता है, और ये कह भी रहा है कि एम ए एक यूनिट वेक्टर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की ओर। सेकेंड एग्जाम्पल में दिया है फॉर अ नॉन जीरो वेक्टर ए क्या है, कोई नॉन जीरो वेक्टर है, द सेट ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाइंग एफ 5 माइनस एक्स इंटू ए इज द लेसर देन 2 ऑफ ए कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स सच दैट। एक ए जो है नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब ए नॉन जीरो है, तो मतलब ये जीरो जीरो नहीं पॉसिबल है। ओके, द सेट ऑफ रियल नंबर, एक रियल नंबर का सेट है, मतलब एक्स क्या है, एक रियल नंबर है, तो बोल रहे हैं एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन दिया है एक्स जो है 0 और 3 के बीच में लाई करेगा, तो इसे बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, इसको बोलते हैं मिनिमम वैल्यू। तो हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को पुट करके देख लेंगे। तो 0 से बड़ा बोल रहा है तो 1 लेंगे, और रियल नंबर बोल रहा है, तो अगर मैं 1 लेता हूँ तो 5 माइनस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4। और इधर अगर 1 ले लेता हूँ तो 2 इंटू 1 कितना होगा, 1 2। तो बताओ ये तो बड़ा हो गया ना, ये 1 लेने एक्स का मान 1 लेने पे हमको ये क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। एक्स का वैल्यू 1 लेने पे ये कितना आ रहा है, 4, और ये कितना आ रहा है, 2। तो क्या सेटिस्फाई किया, नहीं। यहाँ पे कि x जो है 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा मान लेते हैं 4, तो अगर 5 माइनस 1 करेंगे तो 1 होगा, इंटू 4 इज लेसर देन 2 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा, 4 इज लेसर देन 8, ये सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है 4, तो 4 से कम क्या ले लेते हैं, 6, 4 से कम क्या ले लेते हैं, 6, तो 5 माइनस 6 इंटू 6, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू माइनस 6, और यहाँ पे 6 2 जा 12, ये सेटिस्फाई कर रहा है। सी को देख लेते हैं, सबको देख लेते हैं, -7, तो -7 के बदले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस कुछ भी -6 भी ले लेते हैं, तो -6, तो 5 माइनस ऑफ -6 इंटू -6 इज लेसर देन 2 इंटू -6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 5 11, -11 इंटू 6 क्या हो जाएगा, -66 लेसर देन -12, सही है। -66 लेसर देन -12, ये भी सही है। अब क्या करते हैं ना, एक बार -5 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, -5, तो माइनस एक कर दो इसको, इसमें एग्जाम्पल आप एक ले लो, इसके बीच में कोई और वैल्यू लो, क्योंकि इसमें जो है 6 2 7 6 1 1 6 1 6 2 7, तो इसमें अगर ले लेते हो -7 3, इसमें कोई वैल्यू पुट करो जो कि इसके वैल्यू से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आई थिंक मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। 6 2 12 -3 8 -24 -6 लेसर देन, देखो अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे x का वैल्यू -5 ले लेते हैं, तो x का वैल्यू अगर -5 ले लेंगे तो -2 5 जो 10 और +10 -50, तो अगर हम इसमें सभी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये भी क्या हो रहा है, आपको वैलिड आ रहा है, कहीं एरर तो नहीं आ रहा है, मैंने ऑप्शन गलत दे दिया शायद। दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, इट्स ओके। यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट, आप एक बार फिर से देखना, इसमें जिसके बीच में जितने वैल्यू एक बार पुट करके देखना, इज इट राइट और रॉन्ग। अगर मैं एक्स का वैल्यू 0 देता हूँ, 0 5a, और ये 2a रहेगा। हाँ, आप देखो अगर मैं x का वैल्यू 0 दे देता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5a और 2a, इधर से क्या, ये 2a, तो क्या 5a इज लेसर देन 2a, तो ये फेल हो गया, राइट, ये आंसर गलत है। नेक्स्ट इज एस इज इक्वल टू -7 to 3, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से अगर हम करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू -7 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन 3 to 7 ही क्या कर सकता है, ये वैलिड हो सकता है, तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर दिस आर। देखो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट करने का ऑप्शन आ रहा है ना, हाँ डिलीट, ओके। अब देखो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए कह रहा है, और ये हमारे पास इसका, अरे यार, ओके, यहाँ पे क्या करना है, हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो अगर हमको यहाँ वेक्टर दिया हुआ है तो x कौन हो जाएगा, ये y कौन हो जाएगा, ये, और z कौन हो जाएगा, ये। तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -4, और z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो अगर हम यहाँ पे ये हमारा अगर हम r वेक्टर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, √x² + y² + z², तो कितना हो जाता है 5√2।
तो डायरेक्शन कोसाइन लेते हैं तो कॉस अल्फा, डायरेक्शन कोसाइन और कॉस अल्फा या फिर एल बराबर क्या आता था एक्स बाय आर मॉडुलस ऑफ आर। तो कि एक्स यहाँ पे कितना है 3, तो 3 बाय कितना हो जाएगा 5√2। कॉस बीटा बराबर क्या होता है वाई बाय आर, तो -4 बाय 5√2। और कॉस जेड बराबर क्या होता है जेड बाय मॉडुलस ऑफ आर, तो 5 बाय 5√2। इसको अगर हम देखेंगे तो किस आंसर से मैच कर रहा है आप मिला सकते हो। 3 -4 ये +4 है ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। 3 4 1 1 कहाँ से आ रहा है, सॉरी हाँ सॉरी यहाँ 5 से 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2 -4 बाय 5/√2 3 4√2। तो यहाँ पे 1/5 आ रहा है, मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे √2 आ रहा है, यहाँ पे -4 है, ये सही लिख रहा है, लेकिन यहाँ पे सब में √2 दे रही थी ऑलरेडी गलत है, तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। सो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स में देखेंगे we will discuss it in the next lecture because its video is about 30 minutes. So अगर मैं ज़्यादा कवर करूँगा तो फिर वीडियो लेंदी हो जाएगा। So in the next lecture we will discuss the properties of vectors. I hope आपको समझ में आ गई होगी। Any question you have related to this or anything you would like to ask, you may ask in the comment section. Thank you so much for watching this video.